हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय स्टडी क्लासेस में। आज हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 7 जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो सबसे पहले आता है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिम्स रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन द इन्वायरमेंट अराउंड देम। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स होंगे वो अपने इन्वायरमेंट में उसके रिस्पॉन्ड करेंगे, उससे रिएक्ट करेंगे। जैसे कि द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट टू विच ऑर्गेनिम रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलाई। जिन जिन चेंजेस से होने की वजह से ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है उसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं। जैसे कि लाइट पे, हीट पे, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच पे। जैसे कि हीट पे देखो, हम अगर इन्वायरमेंट जो है वार्म ज़्यादा हो जाता है, हॉट ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी बॉडी में से स्वेट शुरू हो जाता है। अगर कोल्ड ज़्यादा हो जाता है विंटर के टाइम्स में, जैसे ठंड ज़्यादा हो जाती है, तो हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करती है उसके में, शिवरिंग शुरू हो जाती है, हमारी काँपने लग जाती है बॉडी। तो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बट इन डिफरेंट मैनर। दोनों प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म, जो दोनों लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं, वो दोनों के दोनों स्टिमुलाई से, इन्वायरमेंट से रिस्पॉन्ड और रिएक्ट दोनों करेंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से। वो कैसे? तो सबसे पहले आएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स कैसे करते हैं? इट इज़ ब्रॉट अबाउट इन ऑल एनिमल विद द हेल्प ऑफ दो मेन सिस्टम है जो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में हेल्प करते हैं। सबसे पहला नर्वस सिस्टम, उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले हम समझेंगे नर्वस सिस्टम में है क्या। द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइड बाय नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर टिश्यूज़। ये सारा का सारा जितना भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में चलता है, कि हमारे यहाँ पे आया, जैसे इन्वायरमेंट से हमको ठंड ज़्यादा लग रही है तो हमारी बॉडी शिवर करेगी, तो उसमें क्या होगा, हमारे सबसे पहले नर्वस सिस्टम को पता चलेगा, नर्वस टिश्यूज़ एक्टिव होंगी कि बॉडी में शिवरिंग शुरू करनी है, और फिर मस्कुलर टिश्यू की वजह से शिवरिंग शुरू होती है, काँपती है हमारी बॉडी। नर्वस टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड न्यूरॉन्स। नर्वस टिश्यू बना किससे होता है? सारा का सारा नेटवर्क होता है किसका? नर्व सेल्स का। ये नर्व सेल्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। इट इज़ स्पेशलाइज फॉर कंडक्टिंग इन्फॉर्मेशन। इसका काम क्या होता है न्यूरॉन्स का? इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का। कैसे पहुंचाएगा वो? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में, जैसे हमारे ब्रेन से या हमारे हैंड्स तक जो है वो वन पार्ट ऑफ द बॉडी से अनदर पार्ट तक में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजेगा, और फिर वो वापस अगेन हैंड से ब्रेन की तरफ में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजेगा। इस काम में सबसे ज़्यादा मदद करता है रिसेप्टर्स। तो अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं? दीज आर द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। नर्व सेल्स मीन न्यूरॉन दैट डिटेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो रिसेप्टर्स जितने भी होते हैं वो नर्व सेल्स, न्यूरॉन जो होते हैं, उनके टिप्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के काम आता है, इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट करता है वो इन्वायरमेंट से। दीज रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन आर सेंस ऑर्गन। मेन 5 या 6 हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वैसे तो मेन 5 ही सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो ये सारे के सारे रिसेप्टर्स हमारे सेंस ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होंगे। जैसे कि ईयर्स में फोनो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। फोनो रिसेप्टर का काम क्या होता है? हियरिंग। अगर आपको आवाज़ सुनाई देती है तो ईयर्स की डिटेक्ट, क्योंकि ईयर्स जो है उसके अंदर फोनो रिसेप्टर्स होते हैं जो आवाज़ों को डिटेक्ट कर लेते हैं। ईयर्स का एक और काम है बैलेंस ऑफ द बॉडी को मेंटेन करके रखना। फिर हमारी आइज़ जो दूसरा सेंस ऑर्गन्स है, इसमें फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका काम क्या है? देखना, मींस लाइट को डिटेक्ट करने का काम होता है। फिर है स्किन, जो हमारा थर्मो रिसेप्टर होते हैं, जहाँ पे प्रेजेंट हीट और कोल्ड को डिटेक्ट करना। टच को, जैसे कि कोई आपका हॉट, जैसे यूटेंसिल कोई हॉट सा था, आपके हैंड ने उसे टच किया, तो वहाँ पे थर्मो रिसेप्टर्स की वजह से ब्रेन को मैसेज जाएगा कि नहीं, यहाँ से अपना हाथ हटाओ, तो ब्रेन उसके रिस्पॉन्ड करेगा और आपका हाथ पीछे हो जाएगा एकदम से। स्टिमुलाई होता है कि एकदम से ये प्रोसेस होगा। फिर होता है नोज़, जो अगला है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर प्रेजेंट है, जिसका काम क्या है? स्मेल को डिटेक्ट करने का। फिर होता है टंग, जहाँ पे गस्टैटरी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, इसका काम क्या है? टेस्ट को डिटेक्ट करने का। अब आता है हमारा न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होंगे? दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सारे एक के बाद एक न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स मीन्स नर्व सेल्स, ये आपस में मिल मिल के पूरा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। इनका काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से इंफॉर्मेशन को एक तो एक वन पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरी पार्ट ऑफ द बॉडी तक कंडक्ट करना, साथ में इंफॉर्मेशन को भेजने का काम होता है इनका। जैसे कि
ये न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसमें सबसे पहले होता है सेल डेंड्राइट्स यहाँ पे, और इन डेंड्राइट्स के ऊपर फोटो हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। आइज़ के केस में फोटो रिसेप्टर, स्किन के केस में थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इन डेंड्राइट्स के ऊपर। फिर ये हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा, यहाँ पे हमारी सेल बॉडी आ जाएगी, और फिर ये सारा डेंड्राइट एक एक्सॉन से रिलेटेड होता है, एक स्मॉल फाइबर होता है, और एक्सॉन के यहाँ पे एक कवर होता है, और एक्सॉन की एंडिंग जो होती है उसे नर्व एंडिंग बोलते हैं। मे बी यहाँ से ये अटैच हो सकता है, जैसे इस केस के अंदर ये मसल फाइबर पे अटैच हुआ है, ये हमारे नर्व्स एंडिंग, ये हमारी एक्सॉन जा रहा है, ये हमारे नर्व एंडिंग्स हो गई सारी की सारी, और ये मसल फाइबर पे अटैच है। तो जिस जगह पे पोर्शन पे अटैच होंगे न्यूरॉन और मस्कुलर टिश्यूज़, उसको बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, ये इस तरह से दिखता है हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो अब आते हैं पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन। तो पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन में सबसे पहला क्या आता है, डेंड्राइट आएगा। डेंड्राइट का क्या काम होता है, इट एक्वायर्स इंफॉर्मेशन। इसका काम क्या होगा, सिग्नल्स को डिटेक्ट करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, तो इसका डेंड्राइट का काम होगा सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का। फिर सेल बॉडी होती है विच एक्वायर इन्फॉर्मेशन ट्रेवल एज ए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो जो डेंड्राइट ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होती है उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरह भेजने का काम होता है सेल बॉडी का। और फिर आ गया एक्सॉन, जो बीच का लॉन्गेस्ट फाइबर होता है सेल बॉडी का, इज कॉल्ड एक्सॉन। द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन। इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को वन सेल ऑफ अ बॉडी से डेंड्राइट नेक्स्ट डेंड्राइट तक भेजने का काम होता है एक्सॉन का। जैसे कि ये हमारे डेंड्राइट हो गया, ये हमारा सेल बॉडी हो गया, ये हमारा हो गया एक्सॉन, और ये हमारी नर्व एंडिंग्स हो गई। तो जब ये एक जो नर्व एंडिंग होती है, इसी से ही दूसरा एक्सॉन जो होगा, दूसरा नर्व सेल वो अटैच होता है। ये हमारा दूसरा डेंड्राइट्स हो गए जो इससे अटैच हो गए, और ये दूसरा हमारा एक्सॉन हो गया, और ये आखिरी में नर्व एंडिंग्स हो गई। फिर यहाँ से एक और एक्सॉन सॉरी एक और न्यूरॉन हमारा अटैच हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे अगर थर्मो रिसेप्टर्स हैं, जैसे स्किन के रिसेप्टर जैसे थर्मो रिसेप्टर बोलते हैं, यहाँ से इसको हीट महसूस हुई, तो यहाँ से डेंड्राइट जो होंगे, ये जो पार्ट होते हैं हमारे डेंड्राइट, यहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो, फिर वो सेल बॉडी में भेजेंगे जो इसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरह आगे भेजना शुरू करेंगे। एक्सॉन जो है वो हमारा लॉन्गेस्ट फाइबर हो जाएगा सेल बॉडी का, जो ट्रांसमिट करेगा इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को एक सेल बॉडी से दूसरे डेंड्राइट की तरफ में। ये दूसरा न्यूरॉन शुरू हो चुका है, ये पहला न्यूरॉन था, ये दूसरा न्यूरॉन है। इस दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स इसको कलेक्ट करेंगे इस इंफॉर्मेशन को, और आगे ट्रांसमिट करने का काम करेंगी। समझ आया। अब सिनेप्सिस क्या होता है। सिनेप्सिस इज अ गैप बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। सिनेप्सिस होता है, सिनेप्सिस होता है ये हिस्सा जहाँ पर एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट का पोर्शन में जो बीच का गैप होता है उसे हम बोलते हैं सिनेप्स, जहाँ पे ये दोनों आपस में मिलते हैं। तो इट इज़ अ गैप बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होंगे उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है वापस केमिकल सिग्नल में फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। क्यों, क्योंकि डेंड्राइट जो है वो केमिकल ट्रांसमिशन कलेक्ट करता है। फिर ये जो सेल बॉडी होती है इसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करके एक्सॉन में भेजती है, फिर वो डेंड्राइट में जाती है। डेंड्राइट से जब वो दूसरे में जाना शुरू होती है तब वहाँ पे भी वो केमिकल इम्पल्स की फॉर्म में जाती है, उसका सेल बॉडी उसे कन्वर्ट कर लेगा इलेक्ट्रिकल में, और फिर आगे भेजेगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। मीन्स केमिकल से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज किया जाता है। अब आता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा, इट इज़ अ क्विक एंड सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलाई। जैसे कि जब भी हमारे एक कोई गर्म चीज़ हमें लगती है तो हम एकदम से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, तो वो उस स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी जो इफेक्ट करती है उसे रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। यहीं से रिफ्लेक्स एक्शन से बनता है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, द पाथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्स पास ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। वो जो प्रोसेस होगा, वो जो पाथवे होगा जब नर्व इम्पल्स पास होंगी पूरी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन के वक्त, उसे रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं।
तो सबसे पहले जैसे स्टिमुलस होगा, कोई गर्म चीज़ हमें लगी तो स्किन पे हमारे थर्मो रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं प्रेजेंट। स्किन हो गया हमारा, थर्मो रिसेप्टर ऑर्गन पे उस पे इम्पल्स जाएगा, वहाँ से हमारे सारे नर्व्स कहाँ पे होती हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में कलेक्ट होती हैं। तो वो स्पाइनल कॉर्ड से होते होते वो मसल ऑर्गन तक जाएगी। मसल ऑर्गन कौन सा है, हमारा हैंड। और उसको क्या बोलेगी, रेस्पॉन्स क्या आएगा हमारा कि अपना हाथ हटा लो। तो मीन्स जब भी हमारे को कोई गर्म चीज़ लगेगी तो हमारे सबसे पहले क्या होगा, स्किन पे जो थर्मो रिसेप्टर्स है वो एक्टिव होंगे, वो रिस्पॉन्स भेजेंगे किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड किसको भेजेगा आगे इम्पल्स अपना, रिस्पॉन्स किसको करेगा, मसल्स को, जो इफेक्टर ऑर्गन है मीन्स हमारा हैंड जो है, और उसको बोलेगा कि हाथ पीछे कर लो। तो रिस्पॉन्स क्या हो गया इसके अंदर, रिस्पॉन्स जो है वो मेनली 3 तरह के होंगे कि किस किस तरह से हो सकते हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और तीसरा। तो सबसे पहले होता है वॉलेंट्री। ये क्या है, जो हमारी इच्छा से हो रहा है, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय आवर फोर ब्रेन, जो हमारा कंट्रोल करेगा। जैसे लिखने का काम, राइटिंग का काम, बोलने का काम, जितना हो गया सारा का सारा वो वॉलेंट्री हो गया। चलने का काम इनवॉलेंट्री कौन सा होगा, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय मिड एंड हिडन ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो ये कौन कंट्रोल करता है, मिड और हिंड ब्रेन। इनवॉलेंट्री कौन सा होगा, जो हमारी इच्छा के, हमारी इच्छा से नहीं हो रहा, जो अपने आप होगा। जैसे हार्ट बीट होना, वॉमिटिंग, रेस्पिरेशन होना, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने आप होता है। तीसरा होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होगा, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन अभी दिखाया कि कोई भी एक स्टिमुलाई में जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उसे रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। जैसे विड्रॉल कर लेना अपना हाथ फ्रॉम टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। अब ज़रूरत ही क्यों पड़ती है हमें रिफ्लेक्स एक्शन की, इन सम सिचुएशन जैसे टचिंग एज हॉट ऑब्जेक्ट, पिंचिंग एक्सेट्रा, वी नीड टू एक्ट क्विकली अदरवाइज आवर बॉडी विल बी हार्म्ड। हेयर रिस्पॉन्स इज जनरेटेड विद स्पाइनल कॉर्ड इंस्टेड ऑफ ब्रेन। कुछ कुछ सिचुएशन में जब हम गर्म चीज़ को हाथ लगा ले या कोई नुकीली चीज़ हमें चुभे तो हमारे को एकदम क्विक और सडन रिस्पॉन्स चाहिए होता है उसकी तरफ से, वरना वो हमारी बॉडी को हार्म करने लग जाएगा। तो इसलिए जो रिस्पॉन्स उस वक्त जनरेट होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से आता है, ना कि ब्रेन से। तो दो जो है वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री वो ब्रेन से होते हैं कंट्रोल, लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है। अब यहाँ पे नर्वस सिस्टम देख ले किस तरह से हमारा डिवीजन होता है। नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हो जाएंगे, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे CNS बोलेंगे और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे PNS बोलते हैं। CNS जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो जो मेन हमारे नर्वस सिस्टम में होते हैं वो होता है एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो हेल्प करते हैं साथ में वो होंगे हमारे क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन से, जो क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं। और दूसरा जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं डेट इज अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हेल्प करते हैं। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ब्रेन क्या है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ आवर बॉडी। यहीं से ही सारे नर्व्स हमारे जनरेट होते हैं ज़्यादातर। 3 मेजर पार्ट होंगे इसके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन कंट्रोल क्या करता है, हमारे वॉलेंट्री एक्शन। मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन जो है दोनों मिलके हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो फोर ब्रेन क्या होगा, इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, ब्रेन जो मेन पार्ट होगा ब्रेन का। एंड इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम। इसमें सबसे मेन हिस्सा क्या है, सेरिब्रम का है। फंक्शन क्या होता है इसका, ये थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन कहलाता है, जहाँ से हम सोचते हैं अपना। फिर और क्या काम होता है फोर ब्रेन का, इट कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शंस, जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस होंगे। इंफॉर्मेशन स्टोरेज का काम होता है, मेमोरी हमारी जो होती है। एंड इट रिसीव सेंसरी नर्व्स इम्पल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। वॉलेंट्री एक्शन है तो जितने भी सेंसरी इम्पल्स होंगे उन सारे के सारे को, जितने भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं उन सबसे सेंसरी इम्पल्स को कलेक्ट करने का काम होता है और एक साथ इकट्ठा करने का काम होता है, तभी हमारी मेमोरी स्टोर होती है। सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर जो है हमारा फोर ब्रेन कहलाता है, ये मेन पार्ट है और मेन पॉइंट है इसका, क्वेश्चन में आता है ये हमेशा। फिर हमारा होता है मिड ब्रेन, क्या होगा, इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन होंगे उसे कंट्रोल करने का काम होता है। जैसे साइज ऑफ द प्यूपिल, चेंज इन पीपल साइज जो होता है, आँखों के अंदर जो साइज होता है उसे चेंज करने का काम, कि कितनी लाइट अंदर आएगी और उसे छोड़ेगी। रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक, ट्रंक, ये सारा का सारा काम होता है मिड ब्रेन का। फिर हमारा आता है आगे हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में क्या होता है, उसके 3 मेन पार्ट्स होंगे हिंड ब्रेन के, दैट इज सेरिबेलम, मेडुला एंड पोन्स। जो उससे पहले था वो सेरिब्रम था,
ये क्या है, सेरिबेलम है, विच इज़ कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस हमारा बनाने में हेल्प करता है। प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन, जैसे पिकिंग पेन उठाने के काम, छोटी छोटी चीज़ों को उठाने का काम, वो सेरिब्रम से होता है, क्योंकि ये हमारा पोस्चर और बैलेंस मेंटेन करता है। मेड्यूला का क्या काम है, ये हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन, वॉमिटिंग। पॉन्स क्या हो गया, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होंगे, जैसे कि मेनली कौन से, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन करने का काम हमारा किसका होगा, पॉन्स का। तो ये भी एक बहुत मेजर फंक्शन है जो हमारे पेपर में पूछा जाता है। अब आता है ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला होता है हमारा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में सबसे मेजर कंसिस्ट क्या होता है, सेरिब्रम। ये जितना भी हिस्सा ये ऐसे वाला होगा, ये हमारा सेरिब्रम होता है जो फोर ब्रेन बनाता है। फिर उसके बाद आता है बीच में हमारा मिड ब्रेन। फिर आएगा हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन 3 पार्ट्स का है, सेरिबेलम का विच इज़ लाइक दैट पार्ट, मेड्यूला ये जो हिस्सा हो गया ऑरेंज कलर का, एंड पोन्स ऊपर का हिस्सा, मेड्यूला नीचे का हिस्सा। फिर ये सारा का सारा स्पाइनल कोड से कनेक्ट होता है। उसमें हमारा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स होंगे जो सिक्रेशन के काम आते हैं। और इन सारे पूरे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम होता है स्कल का, विच इज़ कैरेनियम, एक हार्ड सब्सटेंस जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो वही आ गई है बात कि प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड की प्रोटेक्शन कैसे होती है। तो सबसे पहले ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय फ्लूइड फिल्ड बैलून विच एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर एंड इट इज़ क्लोज्ड बाय क्रैनियम, स्कल कह लो या ब्रेन बॉक्स कह लो। तो ब्रेन के चारों तरफ एक फ्लूइड होता है जिससे वो शॉक जितना भी अगर झटका भी लगता है तो वो ब्रेन जो है एकदम से हिल नहीं डुल नहीं आता, वो उस फ्लूइड फिल्ड बैलून की वजह से वो शॉक एब्जॉर्बर होता है, क्योंकि तो ब्रेन हमारा मेंटेन स्थित हो जाता है और वो सारा का सारा ब्रेन को प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है, स्कल प्रोवाइड कर देता है। और जितने भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स हो गए उसको प्रोटेक्ट करने का काम क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम का। वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी जिसे कह सकते हो, उसको अंदर ही सारी स्पाइनल कॉर्ड्स जाती हैं, तो वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स को बचा लेता है किसी भी एक शॉक से या कोई भी डेंजर से। अब कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर टिश्यू कैसे होता है, तो सबसे पहले कोई स्टिमुलस लगा, स्टिमुलस में जैसे कोई हॉट ऑब्जेक्ट आपको टच हो गया, कोई पिंच, कोई नोकीली नीडल आपके हाथ पे चुभ गई, तो वहाँ से वो सबसे पहले सेंस ऑर्गन में जाएगी। यहाँ पे सेंस ऑर्गन कौन सा होगा, हमारा स्किन होगी। वहाँ पे क्या होंगे, थर्मो रिसेप्टर्स होंगे। वो थर्मो रिसेप्टर्स एक सेंसरी नर्व भेजेंगे किसको, सीएनएस को। सीएनएस क्या हो गया, हमारे ब्रेन हो गया या स्पाइनल कोड हो जाता है, ये दोनों होते हैं। यहाँ से सीएनएस में का क्या काम होगा, इन्फॉर्मेशन जितनी कलेक्ट करने का, मतलब वो सेंसरी नर्व्स को कलेक्ट करने का और आगे भेजने का। फिर सीएनएस का काम होता है डिसीजन लेने का कि हाथ पीछे करना है या लगे रखना है, और रेस्पॉन्स जनरेट करना कि हाथ पीछे कर लेना है। फिर आता है मोटर नर्व्स, वो जितना जो उसने डिसीजन सोचा और अपना रेस्पॉन्स उसके जनरेट किया कि हम हाथ पीछे करेंगे, तो वो एक मोटर नर्व जनरेट करता है। वो मोटर नर्व हमारी मसल्स में एक्ट करता है। मसल्स का क्या काम होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ मसल प्रोटीन्स, मसल प्रोटीन्स को वापस बनाने का काम होता है। और मसल शॉर्टन होता है, मींस रेस्पॉन्स करने का कि हाथ पीछे कर लेने का। तो ये इतना पूरा सारा का सारा प्रोसेस 1 सेकंड से कम में होता है। इतनी फास्ट और सडन होता है कि ये पता भी नहीं चलता कि ये सारा कब प्रोसेस हो गया। क्यों, क्योंकि जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं वो छोटे छोटे होते, लॉन्गेस्ट नर्व होता है। न्यूरॉन जो होता है हमारा लॉन्गेस्ट नर्व सेल होता है, सबसे बड़ा सेल ही लॉन्गेस्ट में न्यूरॉन ही होता है, और वो एक के पीछे एक जुड़े हुए होते हैं एक साथ। तो ये सारा क्विक रेस्पॉन्स जनरेट होता है उसकी वजह से। अब इस इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसके लिमिटेशंस क्या क्या है। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन आता है वो है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विल रीच ओनली टू दो सेल्स डेट आर कनेक्टेड बाय नर्वस सिस्टम। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सारा का सारा उसी टिश्यूज़ और सेल्स में जाएगा जो नर्वस टिश्यूज़ से अटैच है। उन्हीं मसल्स में अटैक होगा जिस पे नर्वस टिश्यूज़ अटैच हैं। जहाँ पे नर्वस टिश्यूज़ नहीं होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाता ही नहीं है। आफ्टर जनरेशन या ट्रांसमिशन जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का एक बारी हो जाएगा तो सेल को कुछ टाइम लगेगा वापस वो प्रोसेस करने में, दूसरे नर्व इम्पल्स को भेजने में। तो सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूअली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इम्पल्स। और प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम जैसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए वहाँ पे केमिकल कम्युनिकेशन यूज़ होता है। टू ओवरकम दिस लिमिटेशन, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन का जो लिमिटेशन है उसको हटाने के लिए केमिकल कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है।
अब हम आता है, अभी तक हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट कैसे होता है। अब इन कोऑर्डिनेशन का मूवमेंट दो तरह से हो सकता है, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ और डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। इंडिपेंडेंट ग्रोथ क्या होता है, इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, कि जैसा इन्वायरमेंट ने रिस्पॉन्ड किया उसका रिएक्ट कर दिया इन प्लांट ने उसी वक्त ही, इमीडिएट। मीन्स इसके अंदर क्या होता है, प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल केमिकल इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है। जैसे कि फॉर मूवमेंट टू हैपन सेल्स चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग ऑफ सेल। ऐसे केस में क्या होगा, सेल्स जो होते हैं वो अपना शेप जो होते हैं वो चेंज कर लेंगे। कैसे, वाटर जो होता है वो सारा का सारा या तो भर लेंगे अपने सेल्स के अंदर या तो छोड़ देते हैं। ठीक है, सेल्स या तो मोटे हो जाएंगे या तो सूख जाएंगे। जैसे ड्रूपिंग ऑफ लीव्स होता है ऑफ टच मी नॉट प्लांट, जितना भी होगा कि उसको अगर टच मी नॉट प्लांट को अगर टच करोगे उसके लीव्स जो होंगे वो सारा वाटर छोड़ देते हैं और एकदम से सिकुड़ जाते हैं, लटक जाते हैं उनके लीव्स। फिर आता है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ क्या होंगे, दीज मूवमेंट्स आर ट्रॉपिक मूवमेंट, ये डायरेक्शनल मूवमेंट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाते हैं। डायरेक्शन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस का मतलब देखो, जैसे टेंड्रल्स हो गए, द पार्ट ऑफ टेंड्रल अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट ग्रोज मोर रैपिडली एज कम्पेयर टू पार्ट नियर द ऑब्जेक्ट, दिस कॉज सर्कुलेटिंग ऑफ टेंड्रल्स अराउंड द ऑब्जेक्ट। डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ मूवमेंट होते हैं वो सारे के सारे जिनका डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, कि जहाँ पे जैसे फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट टूवर्ड्स लाइट, जहाँ पे लाइट होगी वहीं पे ही प्लांट्स की मूवमेंट होती है, उन्हीं की तरफ में ही उनका फेस हो जाता है, जैसे सनफ्लावर के केस में देखते हैं। टेंड्रल्स में केस में क्या होगा, जो पार्ट टेंड्रल का किसी ऑब्जेक्ट के पास है वो ज़्यादा ग्रो मोर रैपिडली, जो पार्ट टेंड्रल का किसी ऑब्जेक्ट से दूर है वो जल्दी ग्रो करेगा एज़ कम्पेयर टू कोई पार्ट जो टेंड्रल के पास है। उस केस में दिस कॉज सर्कुलेटिंग ऑफ टेंड्रल अराउंड दैट ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि टेंड्रल जो है वो उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ लपेटना चाहेगा। जियोट्रोपिज्म क्या होता है कि मूवमेंट टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। फिर आता है केमोट्रोपिज्म मीन्स ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल, एंड हाइड्रोट्रोपिज्म मूवमेंट टूवर्ड्स वाटर की तरफ मूव होना। इस सारे के सारे डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ होते हैं। फिर आता है हमारा मेन फंक्शन जो है इस चैप्टर का, वो है प्लांट हॉर्मोन्स। प्लांट हॉर्मोन्स क्या होंगे, दीज आर केमिकल कंपाउंड्स विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रेस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। जो प्लांट की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और इन्वायरमेंट के रेस्पॉन्स में जो प्लांट जो है केमिकल कंपाउंड सिक्रीट करता है, जो ये सारी चीज़ें प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट और रेस्पॉन्स में मदद करता है। जो मेन प्लांट हॉर्मोन्स है वो कौन सा है, सबसे पहला तो ऑक्सिन होता है, जो शूट टिप्स पे जो है वो प्रेजेंट होता है। शूट टिप्स में, शूट टिप्स होते हैं ये वाला पार्ट, जब कोई पार्ट, ये सीड है जैसे हमारा, यहाँ से एक ऊपर की तरफ में ग्रो होता है पार्ट, एक नीचे की तरफ में, तो ये रूट टिप होता है और इसका जो टिप होगा ये शूट टिप कहलाएगा। तो ऑक्सिन जो है वो शूट टिप पे प्रेजेंट होता है हमारा। उसके बाद इट हेल्प्स टू सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, सेल्स को हेल्प करता है कि सेल और लंबे लंबे ग्रो हो। इन्वॉल्व इन फोटोट्रोपिज्म, कि जहाँ पे हमारी सनलाइट होगी वहीं की तरफ में ही ये ग्रो होगा। फिर आता है जिब्रेलिन, ये कहाँ होगा, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम में हेल्प करता है कि स्टेम की ग्रोथ बढ़े। फिर होता है साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन में हेल्प करता है कि एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाए, ये उसमें हेल्प करेगा। प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसनट्रेशन इन फ्रूट एंड सीड्स के अंदर, फ्रूट एंड सीड्स के अंदर सेक्टोकाइनिन भरकर होता है। फिर होता है एब्सिस्क एसिड, एब्सिस्क एसिड जो है इसका काम थोड़ा उल्टा होता है। एब्सिस्क एसिड जो है ये ग्रोथ को रोक देता है, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ एंड कॉजिंग विल्टिंग ऑफ लीव्स, मुरझाना शुरू कर देता है, एंड स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो मेन जो है वो एब्सिस्क एसिड, क्योंकि ये स्ट्रेस हार्मोन की तरह कहलाता है, ये ग्रोथ नहीं होता, ग्रोथ को रोक देता है। अब ह्यूमंस के अंदर कितने हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स इन एनिमल्स, सबसे पहले हार्मोन्स होते क्या हैं, ये भी एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स एंड आल्सो देयर ग्रोथ। तो हार्मोन्स क्या होंगे, ये सारे के सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो ह्यूमन की ग्रोथ में और उसकी लिविंग ऑर्गेनिम्स की एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। हार्मोन्स रिलीज कहाँ से होंगे, किसी ग्लैंड से होंगे, और वो ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ग्लैंड्स के अंदर से रिलीज होंगे। दीज ग्लैंड सिक्रीज देयर हार्मोन इनटू द ब्लड, ये सारे के सारे ग्लैंड जहाँ से हमारे हार्मोन रिलीज होते हैं, तो ये ग्लैंड्स हार्मोन को रिलीज करके कहाँ डाल देते हैं, ब्लड के अंदर डायरेक्ट फ्लो कर देते हैं इसका।
अब हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स और उनके फंक्शन क्या क्या है वो उसे देखते हैं। तो सबसे पहला हार्मोन होता है थायरोक्साइन। ये प्रेजेंट कहाँ से निकलेगा? ये थायराइड से निकलेगा। थायराइड प्रेजेंट कहाँ होता है? नेक के अंदर, थ्रॉट रीजन में हमारे प्रेजेंट होता है। तो नेक थ्रॉट रीजन में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है जहाँ से थायरोक्साइन निकलता है। काम क्या होता है इसका? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स को रेगुलेट करने का काम होता है। तो उसको मेंटेन करने का काम होता है हमारी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स, और उसका यूज़ करने का काम होता है थायरोक्साइन का। ग्रोथ हार्मोन कौन से कहाँ पे रिलीज होंगे? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारे ग्रोथ हार्मोन, हमारी बॉडी के ग्रोथ हार्मोन यहीं से रिलीज होते हैं। ग्रोथ हार्मोन प्रेजेंट कहाँ पे होता है? हमने जब मिड ब्रेन पढ़ा था उसके अंदर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस पढ़ा था ना, तो वहीं पे ही होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका काम क्या होता है? जितना भी ग्रोथ डेवलपमेंट होना होता है बॉडी का, वो सारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने का काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स का, जो हमारा हाइपोथैलेमस में जो हमारा मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। फिर आता है हमारा एड्रेनालाइन। वे कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एड्रेनल में होता है। एड्रेनल कहाँ होता है? ये दो किडनीज है, किडनीज के ऊपर एड्रेनल होता है जहाँ पे एड्रेनालाइन प्रोड्यूस होता है। इसका काम क्या होगा? इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन करने का। ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इमरजेंसी जब ज़रूरत होती है तो इन चीज़ों की सर्कुलेशन को बढ़ा देने का काम होता है इसका। तो जो अबव किडनीज है एड्रेनल, उससे एड्रेनाइन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। इसका काम क्या होगा? ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देना इमरजेंसी के वक्त में। फिर इंसुलिन जो पेनक्रीज से रिलीज होता है, जो स्टमक के ऊपर पेनक्रीज प्रेजेंट होता है, इसका काम क्या है? ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करना और रेगुलेट करना, मेंटेन करने का काम होता है। अब आता है हमारा सेक्स हार्मोन। इसमें सबसे पहला होगा जो टेस्टोस्टेरोन होता है मेल्स के अंदर, टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है ये। दूसरा होगा एस्ट्रोजन जो फीमेल्स में प्रोड्यूस होता है, ओवरीज से प्रोड्यूस होता है। प्रेजेंट कहाँ पे होंगे? दोनों जेनिशियल लोअर एब्डोमिनल एरिया में, और इसका काम क्या होगा? प्यूबर्टी से रिलेटेड जितने भी चेंजेस होते हैं उन सबको मेंटेन करने का काम होता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी को अचीव करना होता है। फिर सिक्स्थ होगा हमारा रिलीजिंग हार्मोन। जितने भी बाकी रिलीज होंगे हार्मोन्स वो हाइपोथैलेमस से होंगे। हाइपोथैलेमस भी मिड ब्रेन पे ही प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ ही। इसका काम क्या होगा? स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। हाइपोथैलेमस का काम होता है कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करें, उन्हें स्टिमुलेट करें कि वो आगे रिलीज करें अपने सारे हार्मोन्स। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। सबसे पहले हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ा था, ये रहा। एड्रेनल ग्लैंड जो किडनी के अबव होता है, पेनक्रियाज भी यहीं पे प्रेजेंट, थाइमस, पैराथायरॉयड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, और ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो दोनों के दोनों मिड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। सेम फिर टेस्टिस मेल के केस में, ओवरी फीमेल के केस में, बाकी सारे ग्लैंड्स जो होंगे सेम होंगे, बस ये दो डिफरेंट होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे लिए आयोडाइज सॉल्ट नेसेसरी क्यों होता है? क्यों होता है आयोडाइज सॉल्ट की इनटेक करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आयोडीन मिनरल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ थायरोक्साइन हार्मोन सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। आयोडीन मिनरल जो हमको सॉल्ट से मिलता है, उसमें जो आयोडीन मिनरल होता है वो एसेंशियल पार्ट है किसका? थायरोक्साइन हार्मोन का, जो कि थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस्ड होता है। थायरोक्साइन रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। और फिर जो थायरोक्साइन हार्मोन है उसको मेंटेन के लिए आयोडीन मिनरल की ज़रूरत है, और थायरोक्साइन हार्मोन जो होता है वो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म मेंटेन करके रखता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स का। So we must consume iodized salt which is necessary for proper functioning of thyroid gland. अगर हम प्रॉपर आयोडाइज सॉल्ट लेंगे तभी प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाएगी थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन करेगा तो थायरोक्साइन निकलेगा, थायरोक्साइन निकलेगा तभी हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स पूरी तरह से उनका मेटाबॉलिज्म सही से चल पाएगा। अगर हमारा थायराइड ग्लैंड ख़राब हुआ क्योंकि हमने आयोडाइज सॉल्ट कंज्यूम नहीं किया था, तो डेफिशिएंसी कॉज होगी जिसको हम गॉइटर बोलते हैं। गॉइटर में क्या होगा? स्वेलन नेक का सिम्टम दिखता है। फिर हमारा आता है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ इन विच ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। वैसे क्या काम होता है? इंसुलिन प्रोड्यूस करने का काम होता है पेनक्रियाज से हमारी बॉडी का, जो ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करता है और रेगुलेट करके रखता है। लेकिन डायबिटीज़ केस में क्या होता है? वो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। वजह क्या होगी?
क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। क्योंकि इंसुलिन हार्मोन जो होगा उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, वो पैनक्रियास से फुल्ली निकलेगा नहीं, सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज़ होते जाएगा। और ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट फिर यही होता है, अगर बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता तो इंजेक्ट करना पड़ता है इंसुलिन हार्मोन को किस बॉडी के अंदर। फिर अब हमारा आता है फीडबैक मैकेनिज्म। द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन हैज़ अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। अगर किसी चीज़ की कोई हार्मोन एक्सेस में हो जाए या वो कमी हो जाए उस हार्मोन की, या तो ज़्यादा हो जाए या तो कम हो जाए, तो उसके हार्मफुल इफेक्ट आते हैं बॉडी के अंदर। जैसे कि फीडबैक मैकेनिज्म मेक श्योर दैट हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटी एट राइट टाइम। तो फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर होता है, जिसका काम होता है कि ये सारे हार्मोन सीक्रेट हो, जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी ही क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। जैसे कि इंसुलिन है हमारा, जो पेनक्रियास से निकलता है, जिसका काम क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करने का। अगर ये कम निकलेगा तो जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी। अगर ये ज़्यादा निकलेगा तो हमारा ब्लड शुगर लेवल कुछ ज़्यादा ही डाउन हो जाएगा, जिससे भी सिम्टम्स डिसीज़ होने लग जाती है शरीर के अंदर। तो एक्सेस में हो तब भी गलत है, और कम हो तब भी डेफिशिएंसी कॉज होने लग जाती है बॉडी के अंदर। अब आता है फीडबैक मैकेनिज्म टू कंट्रोल द शुगर लेवल इन ब्लड। कैसे होता है? तो अब फीडबैक मैकेनिज्म कैसे हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करने के काम आता है, कंट्रोल करने के काम आता है। अगर हमारा शुगर लेवल जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ गया, इफ़ शुगर लेवल इंक्रीजेज इन द ब्लड, तो क्या होगा? सबसे पहले पेनक्रियाज उसके जितने भी सेल्स होंगे उसको डिटेक्ट कर लेंगे। वो पेनक्रियाज के जितने भी सेल्स उसको डिटेक्ट करेंगे, वो इंसुलिन का जो सिंथेसिस करते थे उसको स्विच ऑफ कर देंगे, उसको रोक देंगे एकदम से। तो वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना रोक देंगे। तो स्टॉप इन सिक्रेटिंग मोर इंसुलिन, जो जैसे ही वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना रोक देंगे तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो फॉल अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो ब्लड शुगर लेवल कम हुआ, ये हमारा स्विच ऑफ मैकेनिज्म फीडबैक था जो सेंड करा गया। क्यों? क्योंकि डिटेक्ट किया था पैनक्रियास सेल ने। तो जब भी हमारा शुगर लेवल बड़ा होगा तो पैनक्रियास सेल उसको डिटेक्ट करेंगे। पैनक्रियास का काम क्या होता है? सिंथेसिस करना इंसुलिन को और ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना। तो जब भी ज़्यादा होगा शुगर लेवल, उसे पेनक्रियास डिटेक्ट करेंगे और इंसुलिन प्रोड्यूस करना रोक देंगे। तो ये हमारा बॉडी का फीडबैक मैकेनिज्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा।